ऑलराइट बेटा, हेडिंग डालिए आप लोग, बोरॉन फैमिली। ऑलराइट, सो सबसे पहले इस फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बताओ सबसे पहला एलिमेंट इस फैमिली का कौन है? बोरॉन। फिर बेटा एल्यूमिनियम, फिर 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 बिल्कुल सही, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड निहोनियम। इन सभी में सिर्फ बोरॉन को छोड़ दो तो बाकी सारे क्या है बेटा? मेटल। बोरॉन is the only element which is not metal in this category। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बोरॉन को किधर रखें, नॉन मेटल में रखे या मेटलॉइड? तो देखो किताबों में दोनों लिखा हुआ है। इसको नॉन मेटल की तरह भी कंसिडर किया है, कंसिडरिंग द इट्स ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, इस वजह से नॉन मेटल की कैटेगरी में, और पार्शियल कंडक्टिविटी भी शो करता है, इसलिए इसको मेटलॉइड की कैटेगरी में भी रखा है। तो दोनों तरीके से, तो आप ऐसा कह सकते हो मेटलॉइड हैविंग डोमिनेंट नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ओके, ऐसे ही लिख लो। तो इसलिए दोनों का टच लेकर के चलता है। ओके, सो बोरॉन is considered both as non-metal as well as metalloid। All right बेटा, now coming to the next point, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। राइट इट डाउन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच मेंबर इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस। अब जब मैं नोबल गैस बोल रहा हूं तो मैं कैसे बोल रहा हूं, थोड़ा देख लो एक बार ध्यान से। जैसे मान लो बेटा तुमने एल्यूमिनियम का लिखा, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। अच्छा, इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बताओ फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। और आप एक मैजिक नंबर दिमाग में सेट करो, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बट एक बार दोबारा ध्यान से सुनो। तो क्या होता है, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, उसके सामने का नंबर होता है 8, थर्ड के सामने का नंबर 8, दो बारी सब रिपीट होते हैं, 18 18 एंड देन 32 32। क्या नंबर याद रहेंगे सभी को? कहां से आया है? 2n स्क्वायर से। n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 आता है, 2 डालोगे तो 8, 3 डालोगे तो 18 एंड 4 डालोगे तो 32। अच्छा, नंबर 2 किसके अलोंग असाइन करना है? फर्स्ट पीरियड के अगेंस्ट। ये कौन सा पीरियड था? सेकंड। ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, क्या सबको समझ में आ रहा है? तो अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 3 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, अगर सिर्फ ऊपर वाले का पता हो तो नीचे वाले का एटॉमिक नंबर पता करने के लिए जस्ट नीचे वाला ऐसे ऐड करते हैं। बताओ 8 एंड 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 13। इसका 13 होगा बेटा। 13 एंड 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 31। ये गैलियम का होता है। अच्छा, 31 एंड 18 जोड़ो कितना आ रहा है? 40। ये होता है इंडियम का। अच्छा, 49 32 जोड़ो 81, ये आएगा 81 32 103। क्या बात कर रहे हो? 113, 03 कैसे होगा जी? 113 ना, क्योंकि 118 थोड़ी देर बाद आने वाला है, तो 103 तो बहुत दूर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको पूरा एनर्जी ऑर्डर याद करवाया था, ध्यान है क्या? कितने लोग बता सकते हैं एनर्जी ऑर्डर? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कितने लोग बता सकते हो? किसका? 1s 2s ये सब का मैक्स टू मैक्स जहां तक हो सके, कितने लोग बता सकते हो? चलो अच्छा, वेरी गुड। तो आश्रिता, कैन यू? यस, टेल मी द फाइनल आंसर। 1s, वेरी गुड। 2s? हाँ, 2 वगैरह भी नहीं, अभी तो बस एनर्जी ऑर्डर बताओ। 1s 2s 2p। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, 3d 4p 5s 4d। चलो कोई बात नहीं, वैसे यहां तक बता दिया, बहुत सारे तो निकल जाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, फिर से समझाता हूं। देखो, मैंने आपको बोला था कि इसको अरेंज कर लो, S
SPDF। रूल याद है ना कैसे था? N+L रूल से डिसाइड कर, याद आ रहा है? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L ग्रेटर विल बी द एनर्जी। लेकिन मैंने बोला था कि उससे आप हर बार ऑर्बिटल लिख करके करना पड़ेगा, तो एक ट्रिक मैंने बताया था। मैंने बोला था SPTF ब्लॉक के हिसाब से लिख लो, पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है। भाई बताओ, फर्स्ट शेल में सिर्फ S होता है ना, सेकंड शेल में SPD होता है, सॉरी SNP, थर्ड में SPD, फोर में SPDF, चारों होते हैं ना। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिया। अब मैंने बोला था कि दो दो बारी एक चीज को लिखना है आपको, S S 1S 2S, फिर इन दोनों को मिला के दो बारी लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा, ठीक है? तो PS देखो, 2P3S 3P4S, PS SS PS फिर मैंने बोला था अब D को भी इंक्लूड कर लो, DPS। तो 3D 4P 5S, तो बाबा अब ये DPS हो गया, तो अगला वाला भी DPS ही होगा। अब बस आपको नंबर असाइन करना है। तो 3 अगर यहाँ आया तो ये 4 होगा, ये 4 आया तो ये 5 होगा, ये 5 आया तो ये 6 होगा। कितना सिंपल। इसके बाद क्या? FDPS। F कहां से स्टार्ट होता है? 4 से। देखिए 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से। तो इसलिए जब मैंने लिखा 1S 2S, फिर जब P शुरू किया तो 2P से शुरू किया, 2P 3S, क्योंकि 2S तो आ ही चुका है, फिर 3P 4S, एकदम तुम्हें सिंक मिलता जाएगा। तो बताओ F कहां से स्टार्ट होगा? 4। तो क्या लिखूं मैं? 4F, FDPS ना, और D इसके आगे वाला 5D 6P 7। यार इतना इतना सिंपल तो ट्रिक समझाया था, ये दिमाग में आपके बैठा रहना चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वेरी फंडामेंटल थिंग। चलिए कोई बात नहीं। अब एनर्जी ऑर्डर याद हो गया क्या? कितने लोगों को मालूम है S की कैपेसिटी 2 की होती है, P की 6 की होती है, D की और F की क्यों 14 की होती है? आकृति बताइए, F की कैपेसिटी 40 क्यों होती है? हरनूर, 7 orbitals are there and each orbital can accommodate a maximum of 2 electron। कौन से रूल से 2 इलेक्ट्रॉन? तरनप्रीत, एक मिनट, जिससे पूछ रहा हूं उसको, कौन से रूल से आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो इन एन ऑर्बिटल? ऑक्टेट रूल? सीरियसली? ऑक्टेट रूल बॉन्डिंग में आता है, ये एटम का बात हो रहा है। यस रक्षिता, प्लीज स्टैंड अप। आयुष, हाँ बोलो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कैन यू स्टेट दैट प्रिंसिपल? क्यों? फिर क्या फायदा? फिर तो इट कुड बी अ गेस ओनली। जब याद नहीं है तो फिर मतलब इक्वली। यस, हु कैन स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? यस कनन बोलो। हाँ दैट इज ट्रू, बट ये अपोजिट स्पिन एक ही ऑर्बिटल में होने चाहिए, इसका रूल क्या है? मतलब वो जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है? दैट इज ट्रू, दैट इज एन अल्टरनेट स्टेटमेंट। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हु कैन स्टेट दैट? यस बट absolutely correct, that's it. So no two electron can have same set of all 4 quantum numbers, that's the main rule। ये तो उसको समझने के लिए है कि भाई अगर एक बॉक्स में 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो जाएंगे, NLM, चौथा वाला अगर अलग कर दो तो चारों सेट सेम नहीं होगा। एंड फोर्थ कौन सा था? स्पिन। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रखोगे तो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं होगा। लेकिन रूल ये नहीं है, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चलो इतना मालूम है सबको? अच्छा जी, डी में कितने भर सकते हैं? 10, और एफ में कितने भर सकते हैं? 14। ये सारी क्लैरिटी है। कैन यू क्विकली प्रोसीड? जैसे देखो एल्यूमिनियम का, मेरे साथ भरो तो 13 इलेक्ट्रॉन। 1s में कितना? 2s में कितना? 2p में कितना? उसके बाद 3s में कितना? 2। अब एक बार जोड़ लो पहले, 2 4 और 10 हो गया क्या? यहां तक 2p तक 10 हो जाता है, एंड 2 12, 3p। मुझे एक बात बताओ, इन 3p1 में ये कॉन्फ़िगरेशन सही है बेटा,
या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, या बीच में करना सही है, या बीच में डाउन करना सही है, इनमें से कौन सही है? सारे सही है, वेरी गुड, क्योंकि सारे डब्बे एक ही एनर्जी के हैं, और मैं चाहे स्पिन अप रखूं या डाउन रखूं, एनर्जी दोनों की सेम होती है। क्या सबको समझ में आया? तो मैं अभी ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं चाह रहा हूं कि आप एल्यूमिनियम लिखने के बाद यहां से यहां तक कितने लोगों को मालूम है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नियॉन के बराबर है, तो इसको आप नियॉन 3s2 3p1 ऐसे मैं चाह रहा हूं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक सबका चाहिए मुझे। कैन यू प्रोसीड क्विकली, डू इट। और भाई नोबल गैस सबको मालूम है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। भाई इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सामने का मैजिक नंबर कर लोगे ना, 32, और नीचे कौन सा होता है ऑर्गेनिसन 32। बताओ 2 and 8 10, 10 8 18, 18 18 36 18 54 32 86 and 32, ये मालूम है, रहना चाहिए वैसे एटॉमिक नंबर। ये पूरी चीजें आपको मतलब एकदम फ्लैशबैक की तरह दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही सोचना स्टार्ट करो तब आपका एक राइट स्टार्ट माना जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें वापस मैंने रिवाइज करा दी, अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो अब प्रोसीड करो जल्दी जल्दी। ऑल राइट, तो जैसे बेटा इसका किया आपने एल्यूमिनियम का, बोरॉन का तो इजी है, कर लोगे ना, सभी का कर लिया होगा आई गेस। चलो बोरॉन का बताओ। हीलियम 2s2 2p, एल्यूमिनियम का नियॉन 3p1, और गैलियम आर्गन 4s2 4p1 and 3। अच्छा आपको याद है 3d10 तो एक्चुअली बीच में आता है, लेकिन फिर रीअरेंज करके उसको अंदर कर देते, ध्यान है ना, ये भर देने के बाद शेल के हिसाब से अरेंज कर देना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 3d आएगा। कितने लोगों ने ये सही किया, हाथ उठाओ। मतलब डी यूज किया है, चलो आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डी यूज किया है ना, हाँ दैट इज ओके। एंड देन इंडियम 4d10 5s2 5p1, वेरी गुड। इसके बाद ये 4f14 5d10 6s2 6p, और ये बताओ 5f14 6d10 7, वेरी गुड। तो अगर आप देखो ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखो तो एकदम बाहर वाला सिर्फ आउटर मोस्ट
शेल की मैं बात करूं तो क्या सभी को आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 दिख रहा है? राइट इट डाउन. Outermost shell configuration is NH2NP1. Outermost shell configuration is NH2NP1. Outermost configuration is NH2NP1. Got it? अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या है? हेडिंग डालो, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन. देखो, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ जी, देखो, ऑल्दो बोरॉन शो सम नेगेटिव स्टेट ऑल्सो विद द मेटल बोराइड. जब मेटल के साथ बोरॉन बॉन्डेड होगा, क्योंकि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा? 2 से कम में मेटल है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब का 2 से कम होता है. जब भी वो बॉन्ड बनाएंगे तो बोरॉन कौन सा स्टेट एक्वायर करेगा? नेगेटिव. तो नोट करके लिखो ये बात, लिखो, क्योंकि बोरॉन क्या है? नॉन मेटल. नॉन मेटल मेटल और दोनों में रखते हैं ना. नोट करके लिखो, बोरॉन is the only element which can exhibit negative oxidation state in metal borides. In metal borides. Metal boride can exhibit negative oxidation state in metal boride. अब वो उसके स्ट्रक्चर पे है कि कैसा बनेगा, राइट? मेटल बोराइड. ओके, पहला पॉइंट लिख लिया. दूसरा लिखो, इसका सबसे कॉमन स्टेट कौन सा है? कॉमन पॉजिटिव स्टेट्स कौन से? आंसर इज +1 एंड +3. ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में अगर सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या आएगा? +1, और P और S दोनों का निकल गया तो +3. सो दीज आर द 2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा, 1 के बाद 3 क्यों, 2 क्यों नहीं? तो देखो, मैं ऐसा मान रहा हूं कि भाई इसके वैलेंस शेल में एक ही अनपेयर्ड है. दिख रहा है क्या? कितने अनपेयर्ड है? एक. देखो बेटा, P में ही है ना अनपेयर्ड, S वाला तो पूरा पेयर्ड है. तो अगर आप ग्राउंड स्टेट में बनाना चाहोगे, आप कोई एक्साइटेशन नहीं करना चाहोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये इसके साथ कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ बॉन्ड बना ले. और नहीं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अगर आप इधर की तरफ लेके आओगे तो कितने लोग कह रहे हैं? फिर 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे. Yes or no? So this is the reason behind existence of oxidation state, common oxidation state in a gap of 2 unit. देखो, एक के बाद सीधा 3 है, 2 यूनिट का गैप है ना. तो वो इसलिए क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइट करोगे 2 अनपेयर्ड इकट्ठे क्रिएट हो जाते हैं. पहले जो था वो तो था ही, उसके अलावा 2 और, इसलिए 1 and 3, 1 2 3 नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 and 3. एंड ये बड़ा डिफरेंस है पी ब्लॉक की केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक की केमिस्ट्री में. यही डिफरेंस है. पी ब्लॉक वाले में सीधा ऐसे बनता है 1 3 5 ऐसे करके जाता है, और जबकि कौन से वाले ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक के अलावा डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 सब उसमें रेगुलर होता है, सारे स्टेट्स होते हैं उसके. ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये बात. तो कॉमन स्टेट है +1 एंड +3. अब बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी. +1 स्टेट की मैं बात करता हूं कि भाई +1 बोरॉन का ज्यादा स्टेबल है, या एल्यूमिनियम का ज्यादा स्टेबल है, या गैलियम का है, इंडियम का है, थैलियम का है, किसका है? अच्छा जी, निहोनियम रिलेटिवली न्यू है, रेडियो एक्टिव होते हैं मोस्टली ये सारे, तो इसलिए इनके प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करना है. एलिमेंट डिस्कवर्ड है इसलिए मैंने नाम लिख दिया. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा नहीं करना है, थैलियम तक के प्रॉपर्टीज के बारे में करना है. तो भाई देखो, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, एंड खास करके एल्यूमिनियम का कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं नोन है जिसमें वो +1 स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट करता हो. गैलियम के हैं, GaCl मिलता है,
GaCl3 भी है, +1+3। इंडियम का भी दोनों मिलता है, +1+3। और जब आप थैलियम पे जाते हो तो +3 बहुत रेयर हो जाता है, उसका +1 ही मिलता है। इस ट्रेंड से आपके दिमाग में क्या समझ में आता है कि नीचे जाने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोरॉन एल्यूमिनियम के तो कंपाउंड्स पॉजिटिव स्टेट +1 में बहुत चांस ही नहीं है बेसिकली, आप बोलो तो +1 की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो कायदे से लिस्ट में ही नहीं लिखना चाहिए, बट क्योंकि हम डिस्कशन करते हैं पूरे ग्रुप का, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि बोरॉन से बेटर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बेटर गैलियम, गैलियम से बेटर इंडियम, इंडियम से बेटर थैलियम। चलो ये तो मैंने आपको डिस्कस किया बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस, कॉमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 स्टेट। हाँ, तो मैंने बोला कि ये तो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से मैंने बात किया। कोई और तरीका है क्या +1 की स्टेबिलिटी देखने का? हाँ बोलो। इनर्ट पेयर इफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम हैवियर मेंबर खास करके 6th पीरियड के पास पहुंचते हैं तो उसके s इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि इसके जस्ट पहले आप देखो, s के इलेक्ट्रॉन के जस्ट पहले क्या भरा हुआ है, 4f। एंड 4f एंड 5d भरने के वजह से एंड f एंड d की शील्डिंग पावर बहुत खराब होती है। शील्डिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस का प्रकोप है उससे बचाने वाला जो पावर होता है वही शील्डिंग है, ये कम हो जाता है, शील्डिंग पुअर होता है। तो इसलिए Z माइनस सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, Z स्टार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज नहीं कर पाओगे आसानी से। इसलिए थैलियम का s इलेक्ट्रॉन इनर्ट जैसा बिहेव करता है, इसलिए इफेक्ट का नाम क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो द पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन ऑफ द हैवियर मेंबर do not participate in the bond formation easily. They behave as if they are inert, and this effect is known as inert pair effect. तो क्या लिखोगे आप कि थैलियम का +1 स्टेट इसलिए ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इफेक्ट डोमिनेंट है बेटा यहाँ। तो कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, इसी पे बेस्ड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि AlCl3, BCl3, GaCl3, InCl3 exist, but TlCl3 does not exist or have doubtful existence। तो क्या रीजन लोगे? ड्यू टू, बस बस बस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या इफेक्ट है कि थैलियम का +1 इज मच मोर स्टेबल देन थैलियम का +3। देख रहे हो आप, क्लोराइड थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना नाइट्रोजन के साथ, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऐसे एलिमेंट हैं जो अच्छे अच्छे एलिमेंट को खींच करके उनके इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। तो ऑक्साइड एंड फ्लोराइड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोराइड। अब आप सोचो, क्लोराइड अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ब्रोमाइड का तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ब्रोमाइड नहीं एग्जिस्ट करता है तो आयोडाइड का भी कोई चांस नहीं है, बोलो। लेकिन किताब में पढ़ोगे TlI3 एग्जिस्ट। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? हाँ, तो यहाँ थैलियम +1 में एंड I3-1, दिस इज अ पॉलीहेलाइड, पॉलीहेलाइड है ये +1 में है अभी भी। इसको देख के ये नहीं सोचना कि 3 आयोडीन आ गया तो +3 हो गया, क्योंकि I3-, Cl3- इज नॉट दैट नॉर्मल, Br3- इज नॉट दैट नॉर्मल, उनमें सेकेंड, तो I3- कंपाउंड बनता है, इस वजह से बनता है। क्या लिख लोगे इतनी सारी कहानियां? चलो अच्छी बात।
हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैंने Cl लिखा। कर लिया आप लोगों ने? नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। कर लिया बेटा सभी ने नोट? TlCl3 does not exist, TlI3 exists. All right. अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 एंड +3। एक कंपाउंड और भी रिपोर्टेड है, कौन सा है? GaCl2। कैन यू टेल मी द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गैलियम इन इट? द आंसर इज +1 एंड +3। कैसे आ रहा है ये? कौन कौन समझा सकता है ये +1 +3 कैसे आ रहा है? रेज योर हैंड। ये जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे जान करके, कम से कम वो फ्रीक्वेंट रिवीजन कर रहे हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें दिमाग, कहाँ पढ़ाया था ये मैंने? ऑक्सीडेशन ट्रेंड में जब रेडॉक्स पढ़ा रहा था, ध्यान है ना? गुड टू नो दैट कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं। सो GaCl2 इज सिंपली mixed chloride of GaCl and GaCl3. It becomes what? Ga2Cl4। so empirical representation है ये empirical है। तो यहाँ +1 है यानी यहाँ प्लस। okay, so gallium have +1 state and +3 state in GaCl2, क्योंकि +2 तो यहाँ स्टेट में ही नहीं था, कहीं +1 था एंड 3 था, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कुछ कहानी गड़बड़ है, वही फिगर आउट किया इसके। क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक? बोलिए, क्लियर है? अच्छा, वेरी गुड, यहाँ तक। अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं पूरे ब्लॉक की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक साइज। बताओ, एटॉमिक साइज के हिसाब से देखो, एटॉमिक साइज बोला था पढ़ के आने के लिए सबको। चलो देखते हैं कितने लोगों ने। एटॉमिक साइज का वेरिएशन बताओ। बोरॉन से एल्यूमिनियम जाएंगे, साइज बढ़ेगा। एल्यूमिनियम से गैलियम जाएंगे तो साइज, गैलियम से इंडियम जाएंगे तो इंडियम से थैलियम, यहाँ सब बढ़ता है। इनकी साइजेस लगभग बराबर होते हैं, बल्कि थोड़ा छोटा ही हो जाता है गैलियम। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ, लिखो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। मैं एग्जैक्ट वैल्यूज बताता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कितना फर्क पड़ता है। 88 पिकोमीटर होता है बोरॉन का एंड 143 पिकोमीटर। 88 पिकोमीटर यानी 0.88 एंगस्ट्रॉम। एल्यूमिनियम 140 कितना बताया? हाँ, 143 पिकोमीटर एंड 135 होता है इसके बाद वाला। वन 143 एंड 1 कितना बोला? 135 पिकोमीटर। अब आप देख रहे हो, अगर एंगस्ट्रॉम में मैं इसको लिखता तो 1.43 1.35 बहुत नजदीक है ना, वेरी क्लोज। इनफैक्ट छोटा ही हो गया ये। द साइज ऑफ गैलियम इज लिटिल। क्यों होता है ये कौन बताएगा? क्यों होता है ये कौन बताएगा? एक मिनट, यस बोलिए भव्या। वाई द साइज ऑफ गैलियम रिड्यूसेस? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे
डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। इसके जस्ट पहले गैलियम के डी भरते हैं एंड डी की शील्डिंग पुअर होती है, जिसके वजह से और 10-10 प्रोटॉन भी ऐड होते हैं तो जेड स्टार बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 6 पीरियड में क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही डी ऑर्बिटल का गैलियम, सिर्फ गैलियम ही एकमात्र है जिसपे असर दिखता है, होता तो सब पे है। अच्छा, इसके बाद देखो सभी में साइजेस ये 67-70, इसमें भी कोई खास फर्क यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके इनके साइजेस बड़े नजदीक हो गए, लेकिन फिर भी कम से कम ये तो ज्यादा ही है। ठीक है, दिख रहा है ना? आ रहा है बात समझ में सबको? सो दिस इज द एटॉमिक साइज फ्रेंड्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोरॉन सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली में से है पीरियोडिक ट्रेंड, क्योंकि बहुत इरेगुलर है, इसमें सारी पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग लग जाती है। समझ में आया? अगला करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। कौन कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताओ, कौन कौन बता सकते हैं? और कौन? श्रेया बताओ। सब लापरवाही है बेटा, बिल्कुल। चल बोलो। सबसे ऊपर बोरॉन। देखो एक्सपेक्टेड तो ये था ना कि बोरॉन आना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम आना चाहिए, फिर गैलियम आना चाहिए, फिर इंडियम आना चाहिए, फिर थैलियम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार। यही दो ट्रेंड थे हमारे पास, लेकिन थैलियम सेकंड हाईएस्ट हो जाता है, ये सुनो। और बताओ। फिर गैलियम आता है, और तब जाके इसका करेक्ट ट्रेंड होता है बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे नीचे कौन सा होता है? दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। यहां क्यों हुआ? यहां तो साइज में ही ऊपर नीचे हो गया। यहां क्यों हुआ? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से जेड स्टार इतना बढ़ गया कि उसको एकदम पूरा हाइट तक लेके चला। सेकेंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है थैलियम का। यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ lengthenoid contraction. अच्छा चलो समझा, मिटा दो इसको। देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब हम लैंथेनम 57 होता ना बेटा इसका एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथेनम आता है, उसके नीचे क्या आता है? एक्टिनियम, इसके नीचे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम एंड रदरफोर्ड। तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे मान लो ये 21 है तो ये 22 है, ऐसे ही जो भी इसका एटॉमिक नंबर है उससे एक ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ 57 तो उसके बाद 14 का गैप आ जाता है इसके बीच। ये 14 एलिमेंट कौन से होते हैं? पूरे लैंथेनॉइड सीरीज, ध्यान है, सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम,
बोलो, समैरियम, गैडोलिनियम, हाँ, एक मिनट, पहले EU आएगा फिर GD आएगा। किसने बोला ये? तूने ही बोला था। EUGD एंड डॉट 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 ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा? रोटेशन। तो पूरे 14 मेंबर्स ग्रुप में आते हैं और हमने देखा है कि जब एक पीरियड में एक एक प्रोटॉन ऐड होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है, तो प्रोटॉन की पुलिंग एबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की पुश करने की एबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इसलिए यहां से यहां तक 14 प्रोटॉन ऐड होने से जो ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए वैल्यू, वो यहां से यहां सडन इंक्रीज हो जाता है जेड स्टार में। जेड स्टार सडन बढ़ जाएगा तो जो एक्सपेक्टेड साइज है उससे वो अंदर खींच करके थोड़ा कम कर देगा। इस कॉन्ट्रैक्शन को ही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, साइजेस कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड। क्यों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की वजह से ये बड़ा गैप देखने को मिलता है और उसी का इंपैक्ट है, जेड स्टार ज्यादा हो जाने का ही इंपैक्ट है कि आयनेशन एनर्जी में इतना बड़ा। ठीक है, तुम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल दोबारा पढ़ लोगे? दोबारा ही पढ़ लिए, बचा ही क्या है फिर इसमें? आगे बताते हैं। चलो, ये हो गया। तीसरा फैक्टर बताओ, तीसरा कौन सा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो देखते हैं, ये कितने लोगों को याद है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस होल पीरियड, आई मीन नॉट पीरियोडिक टेबल, ऑफ दिस ब्लॉक। बड़ा सिंपल सा था। अगर आपने सिर्फ एक बार पलट भी लिया होगा ना पेज, तो याद हो गया होगा, इतना सिंपल था ये। कौन बता सकता है? यस, बोलो बोलो। बोरॉन का 2, हम्म 1.5। हाँ, कहा किसका? इसका। ये बड़ा सिंपल सा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर 1.6, 1.7, 1.8 ऐसे का। ये बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड था कि पहले घटा एंड उसके बाद सीधा बढ़ने लगा, इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एल्यूमिनियम है ये। बोरॉन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? अच्छा देखो, ये इधर आ जाओगे जब लिथियम वाले में, तो लिथियम का 1 होता है और सोडियम का होता है 0.9, पोटेशियम का होता है 0.8। तो ये ऐसे करके मैंने आपको पूरा ट्रेंड भी याद करवाया था देन एंड देयर। अभी तो फिलहाल नहीं। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना होता है याद है ना? चलो बढ़िया है, 2.1। ये कौन से स्केल पे है वैल्यू? पॉलिंग स्केल पे वैल्यूज। ठीक है, so boron 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, so first decreases and then aluminum is most electropositive। लिखो, ये सब कहानी लिखो, ये सारी कहानियां लिखनी है आपको। हम्म हम्म चलो, यहां तक हो गया। इसके बाद देखो, सेल ईएमएफ तुम लोग को समझाया था, जाने सेल ईएमएफ? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रेडॉक्स का बिल्कुल एकदम एंड एंड का टॉपिक। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। हेडिंग डालो, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये पीरियोडिक ट्रेंड में नहीं पढ़ा होगा आपने। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो दिमाग में आएगा भाई किस स्टेट से किस स्टेट में रिडक्शन तो हो रहा है, बट किधर से किधर? +1 से 0 या +3 से 0 या +3 से +2। तो मैं बात करना चाह रहा हूं 3 से 0।
क्योंकि सबसे कॉमन वही है। बोलो, एक्वस सॉल्यूशन में +3 स्टेट में कौन फ्रीली अवेलेबल है? क्या बोरॉन है? नहीं, नॉन मेटल है। वो कोवेलेंट कंपाउंड में +3 स्टेट में आएगा। आप समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए एल्यूमिनियम से मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं, सिर्फ मेटल्स का कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, मतलब उसकी टेंडेंसी किधर जाने की है? पॉजिटिव में। तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी सबसे, दैट्स व्हाई इट हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू इन इट्स ग्रुप। राइट इट डाउन। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज बता दे रहा हूं कितना है, लेकिन पहले लिखो। एल्यूमिनियम हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन इट्स ग्रुप। एल्यूमिनियम हैव हाईएस्ट वैल्यू कितना है? एल्यूमिनियम का E0 M+3 से M -1.66, गैलियम का -0.56 है, इंडियम का -0.34 एंड थैलियम देखो +1.26। ये क्या हो गया? द ओनली एलिमेंट हुज रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। क्यों ऐसा? क्योंकि थैलियम का +3 स्टेट स्टेबल, तो वो किधर जाना चाहता है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा भाई। अरे बोलो ना। हाँ बोलो। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब, हाँ, वो टेंडेंसी ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर वो पॉजिटिव हुआ, देखो एक और रिलेशन याद दिलाता हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, ये हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट था थर्मोडायनेमिक्स का, याद आ रहा है? अब बताओ, अगर ईएमएफ पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी क्या होगा? मतलब वो प्रोसेस फिजिबल। अरे ईएमएफ पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, तो वो प्रोसेस फिजिबल। और फिजिबल हुआ मतलब वो करना चाहेगा वो चीज। तो बताओ, जिसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या रिड्यूस होना चाहेगा? नहीं, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गए? प्लस, डेल्टा जी पॉजिटिव। इसलिए एल्यूमिनियम +3 में ही रहना चाहता है, 3 से 0 नहीं आना चाहता। जबकि थैलियम 3 से 0 की तरफ जाना चाहता है। अरे हमने पढ़ा भी तो, थ्योरेटिकली पढ़ा ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट से +3 स्टेट उसका अनस्टेबल होता है। ये बात लिख लो। A positive reduction potential means it have tendency to get reduced, a positive reduction potential means it have tendency to get reduced with respect to, अच्छा किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पूरा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है किसके रेस्पेक्ट में बना है? हाइड्रोजन। हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। लिख लिया सभी ने? बोलिए बेटा। अगली चीज देखो, आप लिख लो, नेगेटिव, एल्यूमिनियम हैव हाईएस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स it is very difficult to reduce aluminum from +3 state to 0 state। अपने आप होगा भी नहीं है कभी। and you can correlate with delta G value। समझ आ रहा है ना सबको? अरे सर, चलिए बच्चों, नोट कर लिया सबने यहां तक? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट आपने लिख लिया। अब देखो, मैं आपको ना +1 से 0 आने की टेंडेंसी है, हालांकि +1 से 0 में मेटल्स ही बहुत कम है जिनकी आप वैल्यूज लिखोगे। तो इसको ड्रॉप ही कर देते हैं, अननेसेसरी डेटा कंपाइल हो जाएगा हमारे पास। चलो अगला पार्ट लिखते हैं डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है?
What do you think about the density? Density is the only property in this group which is regular. आप ऊपर से नीचे जाओगे रेगुलरली इंक्रीज होता है. दैट इज द ओनली प्रॉपर्टी विच रेगुलरली इंक्रीजेस. कितना होता है? अच्छा, वाटर से तो सभी भारी हैं. कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. लिखो, डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम. फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम. बोरॉन का डेंसिटी इन ग्राम पर ml. बोरॉन, इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? 2.35. वाटर से दोगुना से भी ज्यादा भारी है. मतलब जैसे 1 लीटर उठाते हो तो 1 kg एक्सपीरियंस होता है, तो इसका 1 लीटर उठा लिया तो. हाँ जी. एल्यूमिनियम 2.7. गैलियम देखो 5.9, एकदम से बढ़ गया. फाइव पॉइंट नाइन. फिर 7.3 है इंडियम. और थैलियम एनी गेस? 11.85. मर्क्यूरी से कम है लेकिन तब भी यार बहुत ज्यादा हो गया ना. 11.8, नियरली 12 टाइम्स हैवियर देन वाटर. सबसे डेंस आई एम एक्सपेक्टिंग डी ब्लॉक में ही कहीं छुपा है. ऑस्मियम इरिडियम के आसपास ही कोई होता है. एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है अभी. उसी के आसपास है सबसे डेंस. चलो अगला लिखो बेटा. बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट. एनी गेस? सबसे, इतना तो क्लियर है ना कि पूरे बोरॉन फैमिली में सबसे कम किसका है? सबसे ज्यादा बोरॉन का है. बहुत ज्यादा है बोरॉन का. फिर एल्यूमिनियम में सब्सटैंशियली ड्रॉप. और फिर गैलियम सबसे नीचे. गैलियम से ऊपर इंडियम एंड ऊपर वी शेप है. मिनिमा किस पे मिल रहा है? गैलियम. मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता, वैल्यूज बताऊंगा, कोई गेस करो तो इसका कितना होता है. अच्छा, गैलियम को तो पता है ना कितना होता है? बोलो. 25 नहीं, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है. कितना कितना क्या बोल रहे हो? द राइट आंसर इज 303. 30 डिग्री होता है. क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बोलते हैं ना कि अपने पाम पे रखोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, उससे पहले वो सॉलिड होता है. बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36. तो वहां पे पिघलने के पीछे का कारण यही है कि यहाँ से हीट ट्रांसफर होता है. और वो सोचो कितना मजेदार है ना. ऐसे देखने में कितना सॉलिड सॉलिड है, हाथ पे लेते ही लिक्विड बन जा रहा है. बहुत ही अमेजिंग है ना. सो गैलियम कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ मर्क्यूरी. उसका सब्स्टिट्यूट के थर्मोमीटर्स में उसका यूज किया जाता है गैलियम का. उसका भी रेंज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का बहुत ज्यादा है एक्चुअली. तो क्या चीज? रूम टेम्परेचर के बहुत नीचे है वो. चलो लिखो, बोरॉन का वैल्यू लिखो तो मेल्टिंग पॉइंट का. एनी गेस बोरॉन का? हाँ, 1100. इतना ही ऊपर जा पा रहा है कॉन्फिडेंस? 2000 डिग्री के ऊपर होता है. लिखो 2453 केल्विन. 2453 केल्विन. एल्यूमिनियम का? नहीं नहीं नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं होता है. 933 केल्विन. सॉफ्ट मेटल है बहुत ही. एंड गैलियम तो मैंने आपको ही बता ही दिया कितना, 303 केल्विन. इसमें फील नहीं आता, इसमें लगता बहुत ज्यादा है. ऐसे लिख लो 30 डिग्री सेल्सियस. इसमें प्रॉपर फील आता है. अच्छा 30 है. इंडियम 430 एंड थैलियम 576. मैं ऐसा बोलूंगा कि मेटल के नाम पे ये तीनों कलंक हैं एक तरह से.
इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होना बहुत सैड, सो सैड। इनको आराम से मोल्टन स्टेट में लेके आया जा सकता है यार। 576 देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है, 273 माइनस करो तो उससे कितना, 250। नॉर्मल तवे पे जो चपाती वगैरह लोग सेकते हैं उस पर पिघल जाएगा ये, इसकी हालत है। कैसा मेटल यार, इसको कभी नहीं यूज करेंगे तवे वगैरह पे ना, थैलियम एंड इंडियम। ठीक है, सो 57, ये 430, ये कितना है भाई, 100 कितना आ रहा है, हाँ चलो 150 के आसपास लगभग ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, इन सबका तो कोई मतलब नहीं है। ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं। अच्छा फिलहाल बॉइलिंग पॉइंट में बता दे रहा हूँ। देखो बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट, ओ माय गॉड, 3923 केल्विन। लिख लो डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई। बोरॉन का 3923, 3923, इसके बाद वो गैसीय स्टेट में जाएगा। एल्यूमिनियम का है 2740, 3923, एंड एल्यूमिनियम का कितना है 2740। गैलियम वो भी अच्छा खासा है 2676, इंडियम 2353, थैलियम 1730। कुछ दिखा, रेगुलर हो गया ये तो, रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है। देखो मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलर था, बॉइलिंग तो काफी, और ऐसा होता है अक्सर ना, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बॉइलिंग रिलेटिवली रेगुलर होता है। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में? अपार्ट फ्रॉम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एडिशनल थिंग इज पैकिंग, हाउ क्लोजली समथिंग इज पैक्ड। तो वो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसमें इरेगुलरिटीज आते हैं, बड़ा कॉमन सा है। ठीक है, सो आप देखो, अगर आप रेंज देखो, रेंज लिक्विड रेंज फॉर गैलियम देखो कहां से कहां तक है, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2403 डिग्री सेल्सियस तक है। तो अच्छा रेंज मिल गया ना हमें। अरे यार टेम्परेचर 2500 लेके जाना मजाक बात नहीं है, वो तवे पे नहीं आने वाला है। ठीक है, सो 2403, 30 डिग्री सेल्सियस टू 2403 लिक्विड रेंज। लिक्विड रेंज फॉर गैलियम, इसलिए ये अल्टरनेट की तरह से यूज हो सकता है। कर लिया सभी ने, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। तो अब देखो ये तो यहां तक जो भी टेक्निकली मैंने कहानी आपको समझाया है, इट इज ऑल रिलेटेड टू पीरियोडिक। हाँ जी, हालांकि अभी एक दो प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे ऑक्साइड का ट्रेंड हो गया, हाइड्राइड का भी, ये सब है, लेकिन यहां तक की चीजें लगभग लगभग पीरियोडिक। और हर ब्लॉक में ऐसा होगा बेटा, कार्बन में भी पहले इतनी चीजों का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद। अब बात आती है एग्जिस्टेंस की, कि सर एल्यूमिनियम एंड बोरॉन एंड गैलियम ये सब एग्जिस्ट कैसे करते हैं नेचर में, है ना। तो देखो मोस्टली वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप एलिमेंटल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर ले गए, करने के बाद बोरॉन का जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, आइकोसाहेड्रल। व्हाट इज आइकोसाहेड्रल? आइकोसाहेड्रल उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अभी बना के दिखाता हूं तुम लोगों को। आइकोसाहेड्रल के फॉर्म में बोरॉन एग्जिस्ट करता है पूरा, मतलब बोरॉन टॉप पे, फिर कई सारे बोरॉन यहाँ, फिर एक और लेयर, फिर नीचे बोरॉन, और वो सब आपस में जुड़ रहते हैं। बोरॉन की केमिस्ट्री में एक बड़ा वियर्ड सा चीज आपको बहुत कॉमन मिलेगा, विच इज बनाना बॉन्डिंग। यही वो ग्रुप है जो गरीब है, आई मीन इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड है, क्योंकि देखो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। पूरा शेयर भी कर लिया तो उसके पास कितने हो पाएंगे, उसका डबल, 6। तो समझ गए ना,
सो लुईस एसिड कभी याद करना हो तो आप ये ग्रुप को याद करो, BCl3, B2H6, BF3 भरे पड़े हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सब लुईस एसिड है, एक से बढ़ के एक लुईस एसिड। इनके यूज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक आएगा ना। ऑर्गेनिक में बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, देयर वी विल यूज AlCl3 ना, बेंजीन का आर ग्रुप जोड़ने के लिए काम करते हैं। तो आगे बहुत आने वाला है, तो ये ध्यान रखना कि बोरॉन फैमिली। अच्छा, और एक चीज ध्यान दोगे, सो थैलियम का +3 स्टेट अगर हम छोड़ दें, क्योंकि +3 में वो स्टेबल नहीं होता, तो बाकी ये पूरी फैमिली में कोई ऐसा सिंगल कंपाउंड नहीं बनाएंगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, क्योंकि है कहां तक ये +3 तक, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सब्सटैंशियली लो है। अरे हाइड्रोजन से भी नीचे, इनकी हालत तो देखो, बोरॉन का कितना था 2, और हाइड्रोजन का कितना होता, तो बहुत गरीब है, मतलब हर चीज में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी हाइड्रोजन से बहुत कम है। इस वजह से अगर आप देखो तो ये पूरे मेंबर किसी से भी जुड़ेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही देते हैं, ये सभी के सभी मेंबर में एलिमेंटल फॉर्म में, चलो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम करते हैं क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन अगर ऐसे बात किया जाए तो इनका कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है, ना तो उनका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा है जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना हो तो टेक्निकली आपको शुरुआत नाइट्रोजन फैमिली से होगी। HNO3 वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, HNO2 ओके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन फैमिली में ओजोन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। सबसे बढ़िया कौन मिलेगा, हैलोजन फैमिली में भरे पड़े हैं सर। F2 बोलने का जरूरत नहीं है, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉलोड बाई Cl2, Br2। ये उनके कंपाउंड्स ले लो, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो आप उधर की तरफ जाओ, या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले का अनस्टेबल कंपाउंड ले लो, थैलियम +3 स्टेट का कोई कंपाउंड ले लो, ठीक है। थैलियम का +3 स्टेट, वो +1 की तरफ जाना चाहेगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो काम कैसा करेगा, एकदम एंड में जाओ नीचे की तरफ और उसमें हायर स्टेट ले लो, और या तो फिर पीरियोडिक टेबल के हेलोजन वाले साइड में जाओ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में। नाइट्रोजन, मैंने फास्फोरस नहीं यूज किया, नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओजोन, सल्फर भी नहीं बोला, इतना पावरफुल होता है। उसके बाद हेलोजेंस में लगभग सभी होते हैं, आयोडीन थोड़ा लेजी होता है, उसको छोड़ करके बाकी लगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा फैमिली आपको दिखना चाहिए इनऑर्गेनिक में। क्या सभी को ये पूरी बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो रहा है? तो हेडिंग डालो, ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन फैमिली। चलो बताओ, गेस करो क्या ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो भाई होंगे वही जो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था। तो दो ऑक्साइड मिलेंगे, M2O+1 वाला एंड M2O3। ऐसे ऑक्साइड जिसमें मेटल 2 हो, ऑक्सीजन 3 हो, या इसको M1O3/2 या MO1.5 भी बोल सकते हो ना, बोलो। इसको सेस्फी ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेस्फी। हाँ जी, SESQUE इफ आई एम राइट स्पेलिंग, ओके, सेस्फी ऑक्साइड। मतलब कि 1.5 का वो, आई मीन लिटरल नेम है वो, सेस्फी ऑक्साइड, ओके। सो +1 स्टेट एंड +3 स्टेट। अच्छा, आपको मालूम है कि बोरॉन के केस में डिफिकल्टी आएगी +1 में, एल्यूमिनियम के केस में भी +1 में आएगा, तो उनके तो ये B2O3 सबसे कॉमन यही है, Al2O3, आई मीन +3 वाले की बात कर रहा हूँ।
इसके बाद आओगे तो गैलियम से नीचे तक आपको दोनों दोनों मिलने लगेंगे, गैलियम Ga2O Ga2O3, फिर इंडियम In2O3, बोलो। एंड थैलियम के केस में Tl2O इज डोमिनेंट, राइट इट डाउन क्विकली। समझ गए क्या लिख रहा हूं? अनस्टेबल एंड गुड ऑक्सीडाइजिंग, क्लियर हुआ ना? क्या रीजन है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो जल्दी नोट करो। Next question in this is, tell me, what do you think about their +1 state and +3 state? आपके हिसाब से +1 एंड +3 में रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? Ga2O एंड Ga2O3 में बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ को भी हमने पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। कैसे देखते हैं कि कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है? हाँ जी बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन बता सकता है? हाँ जी, और बताओ, और कोई क्लास में बताओ भाई। हाँ बताइए सर, बोलिए। नहीं ध्यान आ रहा है? चलो, एनीवन इन द क्लास हु कैन एक्सप्लेन? चलो सब भूल गए, कोई बात नहीं, फिर तो मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो मैंने आपको समझाया था, देखो ऐसे सोचो, चलो ये सब पॉइंट्स यार दिमाग में बैठे रहने चाहिए। ये केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया हुआ है, खैर चलो कोई नहीं। तो मैंने आपको ये समझाया था कि आप पहले ना अपने दिमाग में कॉमन पॉइंट लेके आओ कि जैसे यार कोई एक अच्छा सा बेस ले लो। कौन सा अच्छा सा बेस होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी का ऑक्साइड ले लो तो Na2O, अच्छा बेस है। और कोई एक अच्छा सा एसिड, कौन सा अच्छा सा एसिड? H2SO4, उसी का ऑक्साइड ले लो तो SO3 हुआ। क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें इसमें? अब मैं तुमसे सिर्फ नेचर ऑफ बॉन्डिंग पूछूं तो बताओ आंसर। इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसा है? इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है? किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है? सो आंसर इज Na2O इज आयनिक इन नेचर, whereas this is covalent. H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, and it is an ion. पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जब आयंस को पानी में डालोगे तो पानी से ये जो -2 वाला है ना, इसका H+ ले जाता है और O-2 और H+ ले वाटर का, तो ये OH- बन के निकलता है। इसलिए Na2O को पानी में डालो तो NaOH देता है। लेकिन इसमें आयंस के फॉर्म में नहीं है,
बल्कि सल्फर के पास वेकेंट डी है। ये वाटर का ही लोन पेयर ले लेता है लुईस एसिड बेस रिएक्शन से, और प्रोटॉन अपना इसी को ट्रांसफर करके ये H2SO4 बनाता है। एंड ये पानी के अंदर ये वाला बॉन्ड तोड़ करके निकालता है H+, इसलिए एसिड। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक और कोवेलेंटली बॉन्डेड ऑक्साइड्स आर रिलेटिवली एसिडिक, एंड जहां पे आयनिक बॉन्डेड ऑक्साइड ले ले तो वो क्या है, बेसिक। यहीं से मैंने एक कंसेप्ट डिराइव किया था कि आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखना हो तो आयनिक कैरेक्टर को देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर को देखो। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड proportional to ionic character। चलो अब आंसर करो, अब आंसर कर सकते हो इन दोनों में कौन ज्यादा आयनिक है, ये या फिर ये Ga2O? कैसे बताइए? हाँ, ये +1 स्टेट में बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। कैसे पता कि +1 वाला चीज ज्यादा आयनिक है, +3 वाला कम आयनिक? वो कहां से तुम्हें दिख रहा है इसमें? कैसे पता, कौन बताएगा? द आंसर इज फजान्स रूल। कैटायन का चार्ज बढ़ाने से उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, एंड पोलराइजिंग पावर बढ़ने से उस मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होता है। इसमें कम कोवेलेंट, इसमें ज्यादा। सो ये ज्यादा आयनिक, ये कम आयनिक, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर क्या आएगा? बोलो। आपको बोला है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये दोनों का नाम क्यों लिया हुआ है? आगे आने वाले सारे चैप्टर का फाउंडेशन है ये दो चैप्टर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। सारे चैप्टर्स का, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी फाउंडेशन यही बिल्ड करता है। आपको कितनी बार मैंने ये बात बोला है कि बेटा ये जबान पे रहने चाहिए इनके पॉइंट्स, तब मजा आएगा, तब जल्दी जल्दी आंसर करके आगे निकल पाओगे। एक बार पढ़ लिया 2 महीने पहले, फिर आज पढ़ेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। पीरियोडिक रिवीजन चाहिए उसमें। एक बार पढ़ लिया, 15 दिन के बाद फिर रिवाइज कर लो, और ये करना पड़ेगा। डिसिप्लिन होकर काम करोगे तभी ये कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि कर पाओ यार। जब तुम अपने स्टडी और टाइम टेबल बनाओगे तब तुम एक टाइम डेडिकेट करोगे ना कि मुझे रिवाइज करना, तब तुम्हें पता होगा अच्छा आज ये रिवाइज किया, कल ये करूंगा, परसों ये। मन के हिसाब से चलोगे तो ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही तुम ब्लैंक रहोगे क्लास में, जैसे मैं अभी पूछ रहा हूँ, ऐसे ही ब्लैंक रहोगे। आज किसी और चीज पे हो, कल किसी, कुछ दिन बाद थर्मो भी भूल जाएगा, भूलेगा ही यार। चीजें रिवाइज नहीं करोगे तो भूलना इज वेरी नेचुरल। हम रिटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है, भूल तो जाता ही है ऐसे ही। ठीक है, चलो। सो बेसिक कैरेक्टर हो गया। अब इन सभी में, मेटल्स में, मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, ये एसिडिक होता है, ये बेसिक था, ये तीनों बेसिक होते हैं, और इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा ऑर्डर भी। ये दो एम्फोट्रिक हैं। इसके बारे में लिखा है मेनली बेसिक बट वीकली एम्फोट्रिक। बड़ा अजीब सा लाइन लिखा है किताब में, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एंड विग्रस कंडीशन में, गरम वरम करने के बाद तब जाके ये रिएक्ट करता है, वरना नहीं करता है। एम्फोट्रिक किससे रिएक्ट करते हैं? एसिड से भी है, बड़े आराम से ये एसिड से रिएक्ट करता है, बट बेस से उतने आराम से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब इस पे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा था, तभी तो एसिड से रिएक्ट किया। लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लेके जाओगे तो ये रिएक्ट कर जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि मेनली एसिडिक बट वीकली एम्फोट्रिक, और ये दोनों दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी एंड, और ये अनस्टेबल है बेसिक में। सभी पूरे इस फैमिली में सबसे ज्यादा बेसिक ये। क्या ये एल्कली मेटल को रिजेंबल नहीं करता है? Na2O, K2O रिजेंबल कर रहा है ना? ये बेस उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जितना एल्कली मेटल के हैं, बट मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग के बीच में मान लो। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ले सकते हो Tl2O को, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेस।
ये दो एम्फोट्रिक, ये एसिडिक, इसके बारे में क्या लिखवाया, मेनली एसिडिक बट वीकली एम्फोट्रिक। और ये तो खैर अनस्टेबल है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाँ मैं सॉरी, इसको मेनली बेसिक एंड वीकली एम्फोट्रिक, हाँ मेनली बेसिक, नीचे जाते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, याद रहेगा ना, बोरॉन फैमिली में मेन दो एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, कौन कौन से, एल्यूमिनियम एंड पूरे में एसिडिक के नाम पे सिर्फ एक है, कौन है, B2O3, सिर्फ बोरॉन का ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोरॉन का ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, B2O3 को बोरॉन ऑक्साइड या फिर बोरिक एनहाइड्राइड। क्या आ गया सबको समझ में, ऑक्साइड के बारे में क्लैरिटी आ गया। अब इसी को मैं जो एम्फोट्रिक कैरेक्टर था इसी को समझाना चाहता हूं कैसे होता है। व्हाट डू आई मीन बाय एम्फोट्रिक कैरेक्टर ऑफ दिस। सो Al2O3, वैसे एक बात बताओ, इनमें से मेटल्स की सिर्फ मैं बात करूं, नॉन मेटल को छोड़ दिया, वो तो पानी में डिसॉल्व करोगे, गर्म करोगे तो वो H3BO3 बनाएगा, ये डिसॉल्व भी नहीं होते पानी में। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मेटल्स में सिर्फ और सिर्फ एल्कली मेटल पूरी तरीके से घुलता है पानी के अंदर, एल्कली मेटल का ऑक्साइड Na2O, K2O ये सब पानी में घुल जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सेकेंड ग्रुप में यानी बेरिलियम मैग्नीशियम वाले में सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दो तो नीचे वाले डिसॉल्व हो जाते हैं, इनको छोड़ करके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर रेयरली सॉल्युबल होते हैं किसी के, उनमें एक नाम इसका है, ये सॉल्युबल होता है। तो ये सारे ऑक्साइड क्या पानी में इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इनको हाइड्रोक्साइड में भी बदलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इसका रिएक्शन करा रहे हो तुम किसके साथ, मान लो P4O10 यानी +5 में, +5 बताओ फास्फोरस का कौन सा एसिड होता है, H3PO4, उसका कौन सा आयन होता है, फॉस्फेट आयन। तो गर्म करने पे, फ्यूज करने पे ये एल्यूमिनियम का फॉस्फेट बनाता है AlPO3 PO4, इस पे +3 और इस पे, तो यानी ये Al+3 एंड ये PO4 -3, इसका कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड एंड ये क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोट्रिक है तो दोनों तरीके से बिहेव करेगा, बोलो। अच्छा जी, और मैं इसके हाइड्रोक्साइड को भी दिखा देता हूं, AlOH बोल रहे। अच्छा, जैसे इसके साथ रिएक्ट किया है वैसे ही अगर Al2O3 को Na2O के साथ गर्म करो, ये बेसिक है, तो क्या बन जाएगा, NaAlO2, इसमें देखो ये +3, ये एक्चुअली पूरी कहानी लिखोगे तो ये Na2O और Al2O3 ये ज्वाइंट कंपाउंड है, तो इसको Na2Al2O4 शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, NaAlO2 ऐसे लिखा था। सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। देखो ना, एल्यूमिनियम के साथ 8 वर्ड आया, मतलब वो जो नेगेटिव आयन है वो एल्यूमिनियम का है, AlO2-, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो देखो इसने दोनों से रिएक्ट किया, ये एम्फीप्रोटिक था, सॉरी एम्फोट्रिक था, ये एम्फोट्रिक था तो इसने बेस से भी रिएक्ट किया, एसिड से भी, यही तो बात कहना चाह रहा हूं। एम्फोट्रिक होने का मतलब ही क्या है, वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, उसका ऑक्साइड एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में अगर तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो NaOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है NaAlOH4, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्युबल हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट है,
सॉलिड है, लेकिन एक्वस NaOH लेते हो तो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्युबल। AlOH होल थ्राइस को HCl के साथ लोगे तो भी रिएक्ट करके AlCl3 एक्वस ये भी सॉल्युबल होता है। तो देखो एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड और ये बेस, ये एसिड, दोनों से रिएक्ट। समझ गए? बोलो। आप चाह रहे हो ये वापस यहां आ जाए तो सिर्फ CO2 पास कर दो, क्योंकि CO2 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, CO2 इज जस्ट माइल्ड। जैसे ही AlOH होल 4 यहां बनता है तो आप देखो इसका स्ट्रक्चर में OH माइनस इसने एक्सेप्ट किया है। बेसिकली ये लुईस एसिड बेस की तरह OH माइनस यहां से मतलब ऐसा समझ लो कि AlOH OH था ये 3 और चौथा OH माइनस आयनिक वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो डेटिव बॉन्ड बना लिया। जब CO2 डालते हो तो ये वीकली एसिडिक होता है तो इसी OH माइनस को ये खींच लेता है वापस, तो वापस प्रेसिपिटेट। इस मैकेनिज्म का यूज होता है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम कंटेनिंग ओर्स, खास करके एल्यूमिना। एल्यूमिना भाई नेचर से जब भी निकालोगे उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, तो उस Al2O3 को पहले NaOH डाल के खूब बढ़िया से उसको डिसॉल्व किया जाता है। तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सब नीचे बैठ जाती हैं, जो सॉल्युबल है यानी फिल्टर कर लोगे, जो सॉल्युबल है वो इकट्ठा हो गया, फिर उसमें CO2 डाल देते हैं। तो CO2 डालने से एल्यूमिनियम का जो ये फॉर्म पानी में घुला रहता है वो वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन करके प्रेसिपिटेट बन जाता है। फिर से उसको फिल्टर करते हैं एंड वो जो प्रेसिपिटेट है उसको ड्राई करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो एल्यूमिना मिल जाता है Al2O3 एंड फिर उसका हीट ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो उससे एल्यूमिनियम मिलता है। तो बड़ा टेढ़ा काम है मेटल्स को निकालना फ्रॉम देयर, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? This is what I meant by saying that this is amphoteric in nature. So similar reaction will be shown by gallium. Aluminium, आप इसका abundance चेक करना है एल्यूमिनियम का कितना है। जैसे आता है ना सीरीज कि भाई पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये बहुत अबंडेंस में पूरे यूनिवर्स में। अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हाँ it is oxygen everybody, most abundant element in earth। ऑक्साइड किसका नहीं है? तुमने नाइट्रोजन को इसलिए बोल दिया क्योंकि तुमने बचपन से पढ़ा हुआ है 78%, तो एयर ही है क्या हमारे पास? नहीं, समंदर पड़ा है यार, इतना सारा वाटर H2O। उसके अलावा अंदर जाओ जमीन के, सारे ऑक्साइड ही हैं मोस्टली। कोर में चले जाओ SiO2 है। तो पूरे अर्थ की बात हो रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। इस अबंडेंस के लिस्ट में आप चेक करना सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है। हाँ मेटल, सिलिकॉन इज मेटल। हो गया बेटा? हाँ, तो इतनी कहानियां आप नोट करो और इसी के साथ आज का क्लास यहीं मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है? कौन सा? अब ये ढूंढो तुम लोग, थोड़ा सा तो करो। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो ऑक्सीजन है ऑन अर्थ। हाँ मेटल में आप ढूंढो ढूंढो, देखो कौन होगा जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता हो यार, इनमें से ही कोई होगा। चेक करो, देखो, थोड़ा ढूंढो, पढ़ो। चलो दैट्स ऑल।